जब लोग किसी आदमी की जिंदगी को बाहर से देखते हैं, तो उन्हें सिर्फ उसका आज दिखता है। उसका घर, उसका पहनावा, उसकी चाल, उसकी आवाज में छिपा आत्मविश्वास। लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उस आत्मविश्वास के पीछे कितनी रातें बिना सोए गुजरी हैं, कितनी बार दिल ने खुद से सवाल पूछे हैं और कितनी बार जवाब मिलने से पहले ही आंसू सूख गए हैं। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज अगर कोई मुझे देखता है, तो उसे लगता है कि मैं संभला हुआ हूं, स्थिर हूं, आगे बढ़ चुका हूं। लेकिन यह सच का सिर्फ एक हिस्सा है। पूरा सच उस दर्द से बना है जिसे मैंने चुपचाप जिया है। जब मुश्किल वक्त आता है, तो इंसान सबसे पहले अपने आसपास के चेहरों को देखता है। वह यह जानना चाहता है कि कौन साथ खड़ा रहेगा और कौन पीछे हट जाएगा। अक्सर यही वो वक्त होता है जब अपने और पराये के बीच की दीवारें साफ दिखने लगती हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो इन दीवारों से परे होता है। माँ का रिश्ता। माँ का प्यार न तो हालात देखता है, न फायदे का हिसाब लगाता है। वह बस बचाता है। शायद इसी वजह से मेरी माँ ने वह देखा जो मैं नहीं देख पाया। मेरा नाम आरव है। मैं कोई खास आदमी नहीं था, न बहुत अमीर, न बहुत ताकतवर। मैं उन लाखों लोगों में से एक था जो हर सुबह यह सोचकर घर से निकलते हैं कि आज थोड़ा और बेहतर करना है, आज थोड़ा और आगे बढ़ना है। मेरी जिंदगी सीधी सादी थी। पढ़ाई, नौकरी, शादी, सब कुछ उसी क्रम में हुआ जैसा समाज हमसे उम्मीद करता है। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने मान लिया था कि अगर सब कुछ सही क्रम में चल रहा है, तो सब कुछ सही ही होगा। अंजलि से मेरी मुलाकात किसी फिल्मी अंदाज में नहीं हुई थी। न कोई बारिश थी, न कोई अचानक टकराव। हम एक दोस्त के जरिए मिले थे। बात शुरू हुई, फिर बढ़ी। हमारी बातचीत में कोई दिखावा नहीं था। वह हंसती थी तो सच्ची लगती थी, और जब किसी बात पर नाराज होती थी तो खुलकर होती थी। मुझे यही बात अच्छी लगी। मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया है जो मेरे साथ ईमानदार है। हम दोनों जवान थे, सपनों से भरे हुए। हमें लगता था कि दुनिया बस हमारा इंतजार कर रही है। जब मैंने पहली बार अंजलि को अपनी माँ से मिलवाया, तो मुझे लगा कि सब ठीक रहेगा। मेरी माँ सावित्री देवी बहुत शांत स्वभाव की थीं। उन्होंने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी किसी पर हुक्म नहीं चलाया। उनकी ताकत उनकी खामोशी में थी। वह बहुत कम बोलती थीं, लेकिन जब बोलती थीं, तो शब्द सीधे दिल में उतर जाते थे। उस दिन भी उन्होंने अंजलि से बहुत शालीनता से बात की। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं। बाहर से देखने वाले को लगता कि उन्हें सब पसंद है। लेकिन जब अंजलि चली गई, तो माँ ने मुझे अपने पास बिठाया। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत धीरे से कहा, आरव, प्यार में इंसान सब कुछ अच्छा ही देखता है, पर समय हर चीज को नंगा कर देता है। उन्होंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, कोई चेतावनी नहीं दी, बस एक बात कही, अपनी आंखें खुली रखना। उस वक्त मैंने इसे एक माँ की सामान्य चिंता समझा। मुझे लगा कि हर माँ को अपने बेटे के लिए डर लगता है। मैंने उनकी बातों को पूरी तरह नकारा भी नहीं और पूरी तरह माना भी नहीं। मैंने बस शादी में जल्दबाजी नहीं की। अंजलि और मैं कुछ साल और साथ रहे। हम घूमे, हमने प्लान बनाए, हमने भविष्य के सपने देखे। मुझे लगता था कि अगर किसी रिश्ते को समय दे दिया जाए, तो उसकी सच्चाई खुद सामने आ जाती है। और मुझे भरोसा था कि हमारी सच्चाई मजबूत है। शादी के बाद जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी मैं सोचता था, लेकिन बुरी भी नहीं थी। छोटे छोटे मतभेद थे। कौन सा कप कहाँ रखा जाए, छुट्टियों में कहाँ जाना है, किस रिश्तेदार से कितना मिलना है, ये सब आम बातें थीं। मैं नौकरी करता था, एक कॉरपोरेट ऑफिस में। काम सुरक्षित था, तनख्वाह समय पर आती थी। लेकिन दिल कहीं और था। मुझे हमेशा लगता था कि मैं किसी और का सपना जी रहा हूं। मेरे अंदर कुछ अपना बनाने की आग थी। 2 साल बाद मैंने वह फैसला लिया जिसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। मैंने नौकरी छोड़ दी और अपनी छोटी सी फर्म शुरू की। मैंने पूरी तैयारी की थी, पैसे जमा किए थे, जोखिम को समझा था। मुझे लगा कि अंजलि मेरा साथ देगी। शुरुआत में उसने दिया भी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जिंदगी अक्सर वहीं मोड़ लेती है जहां इंसान सबसे कम तैयार होता है। फर्म के शुरुआती महीने उम्मीद से बेहतर थे।
छोटे शहरों के क्लाइंट, सीमित बजट, लेकिन काम की ईमानदारी। मुझे लगता था कि धीरे धीरे सब बन जाएगा। मैं हर सुबह ऑफिस जाता था तो दिल में एक अजीब सा गर्व होता था कि यह जगह मेरी है, यह सपना मेरा है। लेकिन सपनों की दुनिया और हकीकत की जमीन के बीच का फासला मैंने कम आंका था। एक दिन एक बड़ी गलती हो गई। मेरी टीम के एक सदस्य से। गलती जानबूझकर नहीं थी, लेकिन उसका असर जानलेवा था। हमारे दो सबसे बड़े क्लाइंट्स, जिन पर हमारी आधी से ज्यादा आमदनी टिकी थी, उन्होंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। फोन कॉल्स आए, ईमेल्स आए, मीटिंग्स हुई, लेकिन कुछ नहीं बदला। वे चले गए और उनके साथ हमारी स्थिरता भी चली गई। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि जमीन सच में पैरों के नीचे से खिसक सकती है। मैंने हार नहीं मानी। मैंने खुद को संभाला, नए क्लाइंट ढूंढे, अपनी सर्विस को दोबारा पैकेज किया। बाहर से देखने पर मैं शांत दिखता था, लेकिन अंदर एक डर लगातार बैठा रहता था। हर हफ्ते बैंक बैलेंस देखना एक सज्जा जैसा लगने लगा था। हर रात सोने से पहले दिमाग में वही सवाल, अगला महीना कैसे निकलेगा? 2 महीने तक मैंने घर में कुछ महसूस नहीं होने दिया। मैं चाहता था कि अंजलि को तनाव न हो, लेकिन पैसों की कमी छुपाई नहीं जा सकती। बिल्स आते रहे, खर्चे रुकते नहीं थे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अंजलि का धैर्य टूटने लगा। वह पहले जैसी नहीं रही। उसकी आवाज में चुभन आने लगी। उसके शब्दों में शिकायतें भरने लगीं। मुझे उम्मीद थी कि वह कुछ समय के लिए मेरा साथ देगी। मैं उससे हमेशा के लिए त्याग की उम्मीद नहीं कर रहा था, बस तब तक जब तक चीजें थोड़ी संभल जाएं। लेकिन हर दिन घर लौटना अब सुकून नहीं देता था। वह हर बात में मुझे याद दिलाती कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। जब भी वह पैसों से मदद करती तो वह एहसान बनकर गिरता। मैं उसकी परेशानी समझ सकता था। डर इंसान को कड़वा बना देता है। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा तोड़ा, वह यह थी कि उसने मुझे दोषी ठहराना शुरू कर दिया। जैसे मैंने जानबूझकर उसे इस हालात में धकेला हो, जैसे यह मेरी अकेले की गलती हो। हमारे बीच की बातचीत खत्म होने लगी। हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन अलग अलग दुनिया में। इस सब के बीच माँ चुपचाप सब देख रही थीं। उन्होंने कभी सीधे कुछ नहीं पूछा, बस कभी कभी फोन पर इतना कह देती थीं, खाना ठीक से खा रहे हो ना? उनकी आवाज में एक चिंता होती थी जिसे मैं नजरअंदाज करता रहा। मुझे लगता था कि मैं सब संभाल लूंगा। मैं उनसे मदद नहीं मांगना चाहता था। शायद यह मेरा अहंकार था, या शायद यह डर कि मैं उनके सामने कमजोर न पड़ जाऊं। लेकिन एक शाम, जब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा, मैं उनके घर चला गया। मैंने सब कुछ बता दिया। फर्म की हालत, क्लाइंट्स का जाना, मेरा डर। मैं तैयार था कि वह मुझे डांटेंगी, समझाएंगी, शायद कहेंगी कि मैंने गलती की। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने ध्यान से सुना, फिर बिना कुछ कहे उठीं, अपनी अलमारी से एक फाइल निकाली और मेरे हाथ में रख दी। यह रख लो, उन्होंने कहा। इतना है कि तुम फिर से खड़े हो सको। मैं कुछ कह नहीं पाया। उस पैसे ने मेरी समस्या जादू की तरह खत्म नहीं की, लेकिन उसने मुझे सांस लेने की जगह दी। मैंने कुछ सलाहकार रखे, अपने सिस्टम को सुधारा, और धीरे धीरे हालात बेहतर होने लगे। नए क्लाइंट आए। आमदनी कम थी, लेकिन स्थिर थी। मैं रात को अब पसीने में नहीं उठता था। लेकिन जिस वक्त मेरा बिजनेस संभल रहा था, मेरी शादी टूट रही थी। पैसे की समस्या दूर होने से हमारे बीच की दूरी कम नहीं हुई। उल्टा, ये साफ हो गया कि हम कब के अलग हो चुके थे। हम बातें करते थे, लेकिन सिर्फ जरूरत की। हम साथ रहते थे, लेकिन साथ नहीं थे। मैं कोशिश करता, लेकिन हर बार जवाब में खामोशी मिलती। फिर एक दिन माँ का फोन आया। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने कहा कि अगले दिन उनसे मिलने आऊं। मैं समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है। जब मैं उनके सामने बैठा, तो उन्होंने बिना भूमिका के सच बता दिया, कैंसर। महीनों नहीं, शायद साल भी नहीं। उस पल मुझे लगा कि सब कुछ एक साथ टूट गया है। मैं वहीं बैठा रहा, उनके हाथों को देखता रहा। वही हाथ जिन्होंने मुझे बचपन में चलना सिखाया था, वही हाथ अब कमजोर हो रहे थे। आने वाले हफ्ते मेरी जिंदगी के सबसे कठिन हफ्ते थे। मैं ऑफिस और हॉस्पिटल के बीच भटका रहा। अंजलि शुरू में आई, लेकिन धीरे धीरे उसका आना कम होता गया। मैं उस वक्त लड़ना नहीं चाहता था। मैं पहले ही टूट चुका था।
माँ 2 महीने तक हॉस्पिटल में रहीं और फिर एक दिन वह चली गईं। उनकी विदाई वैसी ही सादी थी जैसी उन्होंने चाही थी। मैं उनकी कब्र के पास खड़ा यह सोचता रहा कि अब आगे कैसे जिया जाता है। माँ के जाने के बाद घर की दीवारें मुझे और ज्यादा खाली लगने लगीं। वही कमरे, वही खिड़कियां, लेकिन हवा में अब वह अपनापन नहीं था जो पहले महसूस होता था। हर चीज मुझे उनकी याद दिलाती थी। सुबह उठकर चाय बनाने की आदत, बिना वजह पूछ लेना कि ऑफिस कब निकलना है, और रात को सोने से पहले बस इतना कहना, ठीक से सो जाना। अब ये सब आवाजें सिर्फ यादों में रह गई थीं। अंजलि उस समय भी घर में थी, लेकिन उसकी मौजूदगी किसी परछाई जैसी हो गई थी। वह जरूरी बातें करती थी, खाना बनाती थी, अपने ऑफिस जाती थी, लेकिन हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा था। माँ के जाने के बाद मुझे उम्मीद थी कि शायद हम दोनों करीब आएंगे। दुख इंसानों को जोड़ देता है, मैंने यही सुना था। लेकिन हमारे मामले में दुख ने बस सच्चाई को और साफ कर दिया। माँ की मृत्यु के एक हफ्ते बाद मुझे एक फोन आया। नंबर अनजान था। उधर से एक शांत, पेशेवर आवाज आई। उन्होंने अपना परिचय माँ के वकील के रूप में दिया और मुझसे मिलने का समय मांगा। मैंने सोचा कि शायद कोई कागजी औपचारिकता होगी, खाते बंद करने होंगे, कुछ दस्तखत करने होंगे। मैं अगले दिन उनके ऑफिस पहुंचा। वह कमरा बहुत साधारण था। लकड़ी की मेज, दीवारों पर फाइलें और एक मोटी फोल्डर जो उन्होंने मेरे सामने रखी। उन्होंने मुझे बताया कि माँ ने अपनी संपत्ति को एक ट्रस्ट में डाल दिया था। यह सुनकर मैं थोड़ा चौंका। माँ ने कभी पैसों की बात नहीं की थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि उन्होंने इतना सोचा होगा। वकील ने समझाया कि ट्रस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है और उसमें क्या शर्तें हैं। सब कुछ कानूनी भाषा में था, लेकिन एक बात बहुत साफ थी। उस ट्रस्ट का एकमात्र लाभार्थी मैं था, कोई और नहीं। लेकिन पैसा तुरंत मेरे हाथ में नहीं आने वाला था। माँ ने उसमें समय और शांति की शर्त रखी थी। 3 साल तक कोई बड़ा निजी विवाद नहीं, खासकर तलाक जैसा कुछ नहीं। मैं चुपचाप बैठा रहा। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। माँ ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें अंजलि पर भरोसा नहीं था, या मुझ पर? या फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो मैंने नहीं देखा? वकील की आवाज दूर की लग रही थी। मैं फोल्डर को देख रहा था, जैसे उसमें माँ की खामोश चेतावनी बंद हो। मैं ऑफिस से निकला तो दिमाग भारी था। घर आकर मैंने अंजलि को बस इतना बताया कि माँ ने मेरे लिए विरासत छोड़ी है। मैंने ट्रस्ट और उसकी शर्तों का जिक्र नहीं किया। शायद मैं टकराव से बचना चाहता था, या शायद मैं खुद समझना चाहता था कि यह सब क्या है। अंजलि की प्रतिक्रिया ने मुझे हैरान किया। उसने बस इतना कहा, तुम्हारी माँ बहुत व्यवस्थित थीं, और फिर अपने फोन में डूब गई। मैं कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दूं। हमने हाल ही में कोई बड़ा झगड़ा नहीं किया था, कोई चेतावनी नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस अचानक यह फैसला। उस शाम घर जाकर मैंने उससे पूछा कि उसने मुझसे बात किए बिना यह कदम क्यों उठाया। उसने बहुत शांति से कहा, हम दूर हो गए हैं, इसे शांति से खत्म कर लेते हैं। उसकी आवाज में कोई अपराध बोध नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस पल के लिए पहले से तैयार थी। तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई। मीटिंग्स, वकील, कागजात, सब कुछ थकाने वाला था। मध्यस्थता के दौरान उसके वकील ने आधी संपत्ति की मांग की, वर्तमान और भविष्य की। यही मां की योजना सामने आई। मेरे वकील ने ट्रस्ट के कागजात पेश किए। शर्तें साफ थीं। विरासत शादी की संपत्ति नहीं थी। अंजलि के चेहरे का रंग बदल गया। उसका आत्मविश्वास टूट गया। पहली बार मैंने उसकी आंखों में घबराहट देखी। आखिरकार तलाक हो गया। उसे वही मिला जो बचा था, बहुत कम। बाद में उसने मुझ पर आरोप लगाए, मुझे और मां को चालाक कहा। उस पल मैं चुप नहीं रहा। मैंने कहा कि अब मुझे समझ आ गया है कि मां ने ऐसा क्यों किया। यह हमारी आखिरी बातचीत थी। कुछ महीने बाद उसका एक संदेश आया। वह मुश्किल में थी, कर्ज में डूबी हुई। एक पल के लिए मेरा दिल पसीजा, लेकिन फिर मुझे वह सब याद आ गया जो उसने उस वक्त किया था, जब मैं सबसे कमजोर था। मैंने उसे मना कर दिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो दर्द अब भी है, लेकिन उसके साथ एक स्पष्टता भी है।
माँ ने मुझे सिर्फ संपत्ति नहीं दी, उन्होंने मुझे एक सबक दिया कि प्यार अंधा हो सकता है, लेकिन भरोसा हमेशा आंखें खोलकर किया जाना चाहिए। तलाक के बाद के दिन अजीब होते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असल में एक लंबा खालीपन शुरू होता है। सुबह उठने का कोई तय मतलब नहीं रहता। ऑफिस जाना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक बहाना बन जाता है, खुद को सोचने से बचाने का बहाना। मैं भी उन्हीं दिनों से गुजरा। लोग कहते थे कि वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन वक्त असल में बस आपको दर्द के साथ जीना सिखाता है, उसे मिटाता नहीं। मैं अक्सर माँ की तस्वीर के सामने बैठ जाता था, बिना कुछ कहे। ऐसा लगता था जैसे उनके चेहरे पर आज भी वही शांति है, वही भरोसा कि सब ठीक हो जाएगा। कई बार मन में गुस्सा आता था, क्यों उन्होंने मुझे पहले सब कुछ साफ साफ नहीं बताया? क्यों उन्होंने बस इशारों में बातें की? लेकिन फिर समझ आता था कि अगर उन्होंने मुझे पहले चेतावनी दी होती, तो शायद मैं सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। कुछ सबक इंसान को खुद गिरकर ही सीखने पड़ते हैं। मेरी फर्म अब धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। बहुत बड़ी नहीं बनी, लेकिन ईमानदारी से चल रही थी। मैं अब फैसले सोच समझकर करता था। हर नए इंसान पर तुरंत भरोसा नहीं करता था। यह बदलाव सिर्फ बिजनेस में नहीं, जिंदगी में भी आ गया था। मैं लोगों को सुनता था, लेकिन उनकी बातों के पीछे की नीयत को भी समझने की कोशिश करता था। कभी कभी मुझे अंजलि की याद आती थी। वह इंसान नहीं जो वह आखिर में बन गई थी, बल्कि वह लड़की जो कभी मेरे सपनों का हिस्सा थी। यह याद दर्द देती थी, लेकिन अब उसमें कड़वाहट कम थी। शायद इसलिए क्योंकि मैं जान चुका था कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ हमें एक मोड़ तक लाने के लिए आते हैं। माँ की बातों का मतलब अब साफ होने लगा था। वह भविष्य देख सकती थी, इसलिए नहीं कि वह कोई जादू जानती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी थी। उन्होंने लोगों को बदलते देखा था। उन्होंने समझा था कि पैसा इंसान की असली परीक्षा लेता है। जब हालात अच्छे होते हैं, तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है, तब सच्चाई सामने आती है। कई बार मैं सोचता हूं कि अगर माँ ने ट्रस्ट नहीं बनाया होता, अगर उन्होंने वह शर्तें नहीं रखी होती, तो शायद मेरी कहानी बिल्कुल अलग होती। शायद मैं सब कुछ खो चुका होता, सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि खुद को भी। यह एहसास डरावना भी है और राहत देने वाला भी। डरावना इसलिए कि एक गलत फैसला कितना कुछ छीन सकता है, और राहत देने वाला इसलिए कि किसी ने मुझे उससे बचा लिया। अब जब कोई मुझसे पूछता है कि इस सब से मैंने क्या सीखा, तो मैं कोई लंबा भाषण नहीं देता। मैं बस इतना कहता हूं, अपने रिश्तों को वक्त दो, लेकिन आंखें बंद मत करो। प्यार करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। और सबसे जरूरी, जब कोई आपको मुश्किल वक्त में दिखाता है कि वह कौन है, तो उस सच्चाई को नजरअंदाज मत करो। माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका असर हर फैसले में है जो मैं लेता हूँ। हर बार जब मैं किसी पर भरोसा करने से पहले रुकता हूँ, हर बार जब मैं अपने दिल के साथ साथ दिमाग की भी सुनता हूँ, मुझे लगता है कि वह कहीं ना कहीं मुस्कुरा रही होंगी। शायद यही उनकी असली विरासत थी। पैसा नहीं, बल्कि वह समझ जो उन्होंने मुझे दी। जिंदगी धीरे धीरे एक नई लय पकड़ने लगी थी, लेकिन वह लय पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें सावधानी थी। हर सुबह जब मैं घर से निकलता, तो मुझे लगता कि मैं वही आदमी नहीं हूं जो कुछ साल पहले था। तब मैं भरोसे से भरा हुआ था, अब समझ से भरा हुआ था। इन दोनों में फर्क है। भरोसा आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन समझ आपको गिरने से बचाती है। ऑफिस में लोग मुझे पहले से ज्यादा गंभीर समझने लगे थे। मैं कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था, तो सीधा मुद्दे पर आता था। पहले मैं हर किसी की बात मान लेने की कोशिश करता था। अब मैं सुनकर तय करता था कि क्या मानना है और क्या छोड़ देना है। यह बदलाव अचानक नहीं आया था। यह उन रातों का नतीजा था जब मैं अकेले बैठकर अपनी जिंदगी के फैसलों को दोहराता था। कई बार मुझे अपने पुराने दोस्तों से मिलना पड़ता था। वही दोस्त जो शादी के शुरुआती दिनों में हमारे घर आया करते थे। कुछ लोग हालचाल पूछते थे, कुछ सिर्फ औपचारिक बातें करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में जिज्ञासा होती थी, मानो वे जानना चाहते हों कि तलाक के बाद आदमी कैसा महसूस करता है।
मैं उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताता था। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना उन्हें छोटा कर देता है। माँ की गैर मौजूदगी अब भी चुभती थी। कभी कभी किसी फैसले के बीच मैं अनायास ही सोचता, अगर माँ होती तो क्या कहती। और अजीब बात यह थी कि जवाब अक्सर मेरे मन में खुद ही आ जाता था। वह कभी सीधे रास्ता नहीं बताती, बस इशारा कर देती, जैसे उन्होंने जिंदगी भर किया था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मैं उनके पुराने घर के सामने रुक गया। वही घर जहां मैंने बचपन बिताया था। खिड़की से अंदर झांका तो सब कुछ वैसा ही था, लेकिन खाली। मैंने अंदर जाकर कुछ देर बैठने का फैसला किया। दीवारों पर उनकी तस्वीरें थीं, अलमारी में उनकी साड़ियां अब भी रखी थीं। मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने जाते जाते भी सब कुछ बहुत सलीके से छोड़ा था, जैसे चाहती हों कि उनके बाद भी कोई अव्यवस्था न रहे। उसी दिन मुझे पहली बार ट्रस्ट के कागजों का असली मतलब समझ में आया। वह सिर्फ पैसे की व्यवस्था नहीं थी, वह एक सुरक्षा कवच था। उन्होंने यह मान लिया था कि जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आएगा जब मैं भावनाओं में गलत फैसला ले सकता हूं, और उन्होंने उस वक्त के लिए पहले ही इंतजाम कर लिया था। मुझे यह भी समझ में आया कि उन्होंने कभी अंजलि के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहा। शायद इसलिए क्योंकि वह जानती थीं कि चेतावनी तभी काम करती है जब सामने वाला सुनने को तैयार हो। उन्होंने मुझे जिंदगी को खुद देखने दिया, खुद समझने दिया। उनकी खामोशी में भी एक भरोसा था कि उनका बेटा आखिरकार सच देख ही लेगा। धीरे धीरे मैं खुद के साथ वक्त बिताने लगा। पहले यह अकेलापन लगता था, अब यह जरूरत लगने लगा था। मैं किताबें पढ़ता, लंबी सैर पर जाता, और कभी कभी बिना किसी वजह के बस चुप बैठा रहता। यह चुप्पी अब डराती नहीं थी, इसमें मुझे सुकून मिलने लगा था। कभी कभी मन में यह सवाल आता था कि क्या मैं दोबारा किसी पर भरोसा कर पाऊंगा। जवाब साफ नहीं था, लेकिन अब मुझे इस सवाल से डर नहीं लगता था, क्योंकि मैंने यह समझ लिया था कि भरोसा एक जोखिम है, और हर जोखिम गलत नहीं होता। बस अब मैं अंधा होकर नहीं कूदना चाहता था। माँ की कहानी और मेरी कहानी शायद बाहर से एक जैसी लगें, धोखा, दर्द और अंत में सबक। लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। यह मेरी जिंदगी का वह अध्याय था जिसने मुझे तोड़ा, फिर दोबारा गढ़ा। और आज जब मैं आईने में खुद को देखता हूं, तो मुझे एक ऐसा आदमी दिखता है जो सब कुछ जीत कर नहीं, बल्कि बहुत कुछ खोकर समझदार बना है। समय के साथ एक अजीब सा बदलाव आने लगा। जिन चीजों को मैं पहले जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत समझता था, वे अब उतनी अहम नहीं रहीं। पैसा अब भी जरूरी था, लेकिन वह अब पहचान नहीं रहा था। रिश्ते अब भी मायने रखते थे, लेकिन मैं उन्हें पकड़कर रखने के बजाय समझने लगा था। शायद यही परिपक्वता थी, या शायद थकान, जो इंसान को सच्चाई के करीब ले आती है। एक दिन मेरे पास एक पुराना कॉल आया। कॉलेज का दोस्त था, कई सालों बाद। उसने मिलने की जिद की। हम एक साधारण से कैफे में बैठे। बातें पहले हल्की फुल्की रहीं, काम, शहर, जिंदगी। फिर उसने अचानक पूछा, तू अब कैसा है? सवाल साधारण था, लेकिन उसमें वह सब छुपा था जो लोग सीधे नहीं पूछते। मैंने बस इतना कहा, अब समझदार हूं। उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, जैसे वह जवाब समझ गया हो। वहीं बैठकर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में कुछ लोग बस सुनने के लिए होते हैं, न सलाह देने के लिए, न जज करने के लिए। शायद वही सच्चे रिश्ते होते हैं। मैंने पहली बार महसूस किया कि मुझे हर खालीपन भरने की जरूरत नहीं है। कुछ खाली जगहें जिंदगी को सांस लेने देती हैं। माँ की बनाई हुई सीमाएं अब मेरे अंदर भी बन चुकी थीं। मैं हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता था, हर आरोप का जवाब नहीं देता था। यह चुप्पी कमजोरी नहीं थी, बल्कि नियंत्रण था। मैंने देखा कि जब आप खुद को समझ लेते हैं, तो दुनिया की आवाजें अपने आप धीमी हो जाती हैं। ट्रस्ट की शर्तें अब भी चल रही थीं। 3 साल पूरे होने में वक्त था। लेकिन अब मैं उस दिन का इंतजार लालच से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से करता था। मैं जानना चाहता था कि उस दिन मैं कैसा इंसान होऊंगा। क्या पैसा मुझे बदलेगा, या मैं पैसे को उसी जगह रख पाऊंगा जहां उसे होना चाहिए? जिंदगी के साधन के रूप में, जिंदगी के मालिक के रूप में नहीं। कभी कभी मुझे यह भी लगता था कि माँ ने जानबूझकर इंतजार रखा था, ताकि मैं पहले खुद को ढूंढ लूं, ताकि जब पैसा आए
तो वह खाली हाथों में नहीं, बल्कि समझदार हाथों में आए। ये सोच मुझे सुकून देती थी। धीरे धीरे मैं दूसरों की कहानियां सुनने लगा। ऑफिस में, बाहर, सफर के दौरान हर कहानी में मुझे अपना अक्स दिखता था। कहीं टूटन, कहीं पछतावा, कहीं देर से आई समझ। मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। बस फर्क इतना था कि कुछ लोग सच से भागते हैं और कुछ उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब जब मैं रात को सोने जाता हूं, तो मन में वही बेचैनी नहीं होती जो पहले होती थी। दर्द अब भी है, लेकिन वह मुझे चलने से रोकता नहीं, बल्कि वह मुझे याद दिलाता है कि मैं जिंदा हूं और मैंने कुछ सीखा है। मां ने जिस चालाकी से मुझे बचाया, वह चालाकी नहीं थी, वह अनुभव था। और अनुभव हमेशा चुप रहता है, लेकिन सही वक्त पर बोलता है। शायद इसलिए आज भी जब मैं किसी बड़े फैसले के सामने खड़ा होता हूं, तो मुझे लगता है कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, रुक कर सोच लो। एक शाम अचानक बारिश शुरू हो गई, बिना चेतावनी, बिना इजाजत। मैं बालकनी में खड़ा उसे देखता रहा। बारिश हमेशा मुझे मां की याद दिलाती थी। वह कहती थीं कि बारिश चीजों को धो नहीं देती, बस उन्हें साफ दिखा देती है। उस दिन पहली बार मुझे उस बात का मतलब पूरी तरह समझ आया। मेरी जिंदगी में जो हुआ था, उसने सब कुछ साफ कर दिया था। लोग, रिश्ते और मैं खुद। मैंने नोटिस किया कि अब मैं छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता था। एक अच्छी चाय, एक सुकून भरी नींद, या बिना किसी वजह के हंसी। पहले खुशी किसी मंजिल से जुड़ी होती थी, पैसा, प्रमोशन, तारीफ। अब खुशी रास्ते में मिलने लगी थी। शायद क्योंकि अब मैं भाग नहीं रहा था। एक दिन ट्रस्ट के वकील का फिर फोन आया। बस औपचारिक अपडेट था, कोई नया कागज नहीं, कोई बदलाव नहीं। लेकिन कॉल काटने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे उस कॉल से घबराहट नहीं हुई। पहले हर जिक्र मुझे अंजलि और उस पूरे दौर की याद दिला देता था। अब वह बस एक हिस्सा था, पूरा नहीं। मैंने अपने घर में कुछ बदलाव किए, पुरानी चीजें हटाईं, नई नहीं खरीदी, खाली जगह छोड़ी। ये जानबूझकर किया गया फैसला था। खालीपन अब मुझे डराता नहीं था, उसमें मुझे भविष्य की गुंजाइश दिखती थी। कभी कभी लोग मुझसे पूछते थे कि क्या मैं फिर से शादी करूंगा। पहले यह सवाल चुभता था, अब नहीं। मैं मुस्कुराकर कह देता, अगर जिंदगी चाहेगी। ये जवाब टालने के लिए नहीं, बल्कि स्वीकार करने के लिए था। मैंने ये सीख लिया था कि हर चीज पर जोर नहीं चलाया जा सकता। मां की बनाई योजना ने मुझे बचाया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने मुझे बदल दिया। उसने मुझे सिखाया कि असली सुरक्षा पैसे में नहीं, समझ में होती है, और समझ अक्सर दर्द के साथ आती है। अब जब मैं पीछे देखता हूं, तो मुझे अंजलि से नफरत नहीं होती। बस एक अफसोस होता है कि हम दोनों एक ही कहानी में अलग अलग मतलब ढूंढ रहे थे। शायद इसलिए हमारा साथ ज्यादा दूर तक नहीं जा सका। मैं आज भी सीख रहा हूं, हर दिन। और शायद यही सबसे बड़ी विरासत है, सीखते रहना, बिना कड़वाहट के, बिना डर के। धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। बाहर से सब कुछ लगभग वैसा ही दिखता था, वही शहर, वही सड़कें, वही लोग। लेकिन भीतर कुछ स्थिर हो गया था। वह बेचैनी जो हर वक्त किसी अनजान डर की तरह साथ रहती थी, अब कम होने लगी थी। उसकी जगह एक ठहराव ने ले ली थी, जो पहले अजनबी लगता था, लेकिन अब सुकून देने लगा था। एक दिन मैं अचानक मां की पुरानी डायरी लेकर बैठ गया। वह डायरी उन्होंने कभी मुझे दिखाई नहीं थी। उसके पन्नों पर बहुत ज्यादा शब्द नहीं थे, बस छोटे छोटे वाक्य, तारीखें और कहीं कहीं अधूरी सोचें। लेकिन हर पन्ने में उनका व्यक्तित्व साफ झलकता था। संयम, दूरदृष्टि और एक गहरा विश्वास कि हर चीज का सही वक्त होता है। एक पन्ने पर लिखा था, अगर सच सामने आना है तो उसे रोका नहीं जा सकता, बस देर हो सकती है। उस वाक्य ने मुझे देर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे समझ आया कि उन्होंने मेरी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले को भी समय के हवाले कर दिया था। न उन्होंने मुझे रोका, न आगे धकेला, बस इंतजार किया। और वही इंतजार मेरी ढाल बन गया। यह समझ मेरे लिए भारी भी थी और हल्की भी। भारी इसलिए कि मैं देख पा रहा था कि मैं कितना नासमझ था, और हल्की इसलिए कि अब मुझे खुद से लड़ना नहीं पड़ रहा था। मैंने अपने रोजमर्रा के जीवन में अनुशासन लाना शुरू किया, बिना किसी बड़े लक्ष्य के, बस संतुलन के लिए।
समय पर सोना, समय पर उठना, काम और आराम के बीच फासला रखना। ये सब साधारण लग सकता है, लेकिन जब जिंदगी बिखर जाती है, तो साधारण चीजें ही उसे दोबारा जोड़ती हैं। कभी-कभी रात को छत पर खड़ा होकर मैं शहर की रोशनी देखता था। हर रोशनी के पीछे कोई कहानी थी, किसी की उम्मीद, किसी की मजबूरी, किसी का सपना। मुझे लगता था कि मेरी कहानी भी उन्हीं रोशनियों में कहीं घुल गई है। अलग नहीं, खास नहीं, बस एक कहानी, सीखी हुई, भुगती हुई। अब मैं ये नहीं पूछता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सवाल अब बेकार लगने लगा था। उसकी जगह एक नया सवाल आया, अब मुझे इसके साथ क्या करना है? और इस सवाल का जवाब हर दिन थोड़ा थोड़ा मिलता था। कभी किसी बातचीत में, कभी किसी खामोश पल में। माँ की चालाकी, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, असल में एक शांत बुद्धिमानी थी। उन्होंने किसी को हराने के लिए योजना नहीं बनाई थी, बल्कि मुझे बचाने के लिए व्यवस्था की थी। और शायद यही फर्क होता है चाल और समझ में। समय अब मेरे लिए भागता हुआ नहीं लगता था। पहले हर दिन जैसे किसी दौड़ का हिस्सा होता था, कहीं पहुंचना है, कुछ साबित करना है। अब दिन बस दिन की तरह आते थे और चले जाते थे। इस साधारणपन में मुझे एक अजीब सी राहत मिलने लगी थी। शायद इसलिए क्योंकि अब मैं हर पल से कुछ छीनने की कोशिश नहीं कर रहा था। एक सुबह ऑफिस जाते वक्त मैंने एक बूढ़े आदमी को सड़क किनारे बैठा देखा। वह चुपचाप लोगों को जाते हुए देख रहा था, न किसी से कुछ मांग रहा था, न किसी को रोक रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन शिकायत नहीं। उस पल मुझे लगा कि जिंदगी हर किसी को अपने अपने तरीके से तोड़ती है, लेकिन हर कोई उसी तरह बिखरता नहीं। मैं ऑफिस पहुंचा तो काम में मन लगा, लेकिन अलग तरह से। अब मैं सिर्फ नतीजों के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि प्रक्रिया में भी ध्यान देने लगा था। शायद यही फर्क होता है। जब इंसान भीतर से खाली होता है, तो वह बाहर की चीजों से भरने की कोशिश करता है, और जब भीतर कुछ संतुलन आ जाता है, तो बाहर की दौड़ अपने आप धीमी हो जाती है। ट्रस्ट की अवधि का आधा समय बीत चुका था। कभी कभी मैं उस दिन के बारे में सोचता था जब सारी शर्तें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अब उस सोच में लालच नहीं था। वह दिन अब किसी परीक्षा की तरह लगता था, यह देखने की कि मैं खुद को कितना समझ पाया हूं। मां की अनुपस्थिति अब एक साया बन चुकी थी, हर जगह मौजूद, लेकिन चुभने वाली नहीं। उनकी बातें अब याद नहीं आती थीं, बल्कि महसूस होती थीं, जैसे कोई बिना बोले दिशा दिखा रहा हो। कभी कभी मैं यह भी सोचता था कि अगर अंजलि ने तलाक की जल्दी न की होती, अगर उसने थोड़ा इंतजार किया होता, तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन फिर समझ आता था कि कुछ फैसले इंसान के असली इरादे दिखा देते हैं। इंतजार वही कर सकता है जिसे भरोसा हो। मैं अब अपने बीते हुए कल को गुस्से से नहीं देखता था। वह एक शिक्षक बन चुका था, कठोर लेकिन ईमानदार। उसने मुझे वह सिखाया जो कोई समझाकर नहीं सिखा सकता था। आज भी जब कोई मुझसे पूछता है कि क्या मुझे पछतावा है, तो मैं साफ जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि अगर वह सब न होता, तो शायद मैं आज का इंसान नहीं होता, और आज के इंसान के साथ मुझे कोई शिकायत नहीं है। धीरे धीरे मुझे यह समझ आने लगा था कि सुकून किसी एक बड़ी घटना से नहीं आता, बल्कि रोजमर्रा के छोटे फैसलों से बनता है। जैसे सुबह उठकर बिना किसी जल्दबाजी के चाय पीना, या ऑफिस से लौटते समय फोन जेब में ही रहने देना। पहले मैं हर खाली पल को किसी न किसी शोर से भर देता था। अब खामोशी मुझे डराती नहीं थी। एक शाम मैं माँ के पुराने कमरे में गया। वह कमरा मैंने वैसे का वैसा ही रहने दिया था। अलमारी, किताबें, खिड़की के पास रखा वह छोटा सा स्टूल, सब कुछ। मैं वहां अक्सर नहीं जाता था, लेकिन उस दिन जाने का मन हुआ। अलमारी खोलते समय मुझे एक पुरानी डायरी मिली। वह माँ की लिखी हुई थी। कोई लंबी कहानियां वो नहीं, बस छोटे छोटे नोट्स। कहीं लिखा था कि आरव आज बहुत थका हुआ लग रहा था, कहीं यह कि पैसे से ज्यादा जरूरी है शांति। वह डायरी किसी वसीयत से कम नहीं थी, बस कानूनी नहीं, भावनात्मक। मैंने उस दिन पहली बार महसूस किया कि माँ ने मुझे सिर्फ पैसे से नहीं बचाया था, उन्होंने मुझे खुद से मिलने का समय भी दिया था। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता, तो शायद मैं कभी रुककर सोचता ही नहीं। काम के मोर्चे पर भी चीजें स्थिर होने लगी थीं।
कंपनी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बड़े मुनाफे नहीं थे, लेकिन भरोसेमंद लोग थे। अब मैं सिर्फ क्लाइंट्स नहीं चुनता था, मैं रिश्ते चुनता था। शायद यही फर्क था पुराने और नए आरव में। कभी कभी अंजलि की याद आती थी, लेकिन अब वह याद किसी टीस की तरह नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी की तरह लगती थी। हर कहानी का पूरा होना जरूरी नहीं होता, यह भी मैंने सीख लिया था। कुछ कहानियां बस इसलिए होती हैं ताकि हम आगे की कहानी बेहतर लिख सकें। एक दिन कोर्ट से आखिरी कागजात आए। सब औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थीं। मैंने उन कागजों को बिना किसी भावुकता के साइन किया। वह अध्याय अब सच में बंद हो चुका था। अजीब बात यह थी कि बंद होते वक्त कोई शोर नहीं हुआ, बस एक सादा सी शांति थी। मां की तय की हुई अवधि अब अपने आखिरी हिस्से में थी। लोग मुझसे पूछते थे कि अब क्या करोगे, जब सब कुछ मिल जाएगा। मैं मुस्कुरा देता था, क्योंकि अब सब कुछ की परिभाषा बदल चुकी थी। मेरे लिए अब सब कुछ मतलब नींद, ईमानदारी और खुद से नजरें मिलाने की हिम्मत। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, शायद जिंदगी फिर कोई इम्तिहान ले, लेकिन अब मैं उस डर से भागता नहीं हूं, क्योंकि मैंने देख लिया है, जब सब छिन जाता है, तब भी अगर आप खड़े रह सकें, तो वही असली विरासत होती है। 3 साल का इंतजार अब लगभग पूरा होने वाला था। ट्रस्ट की शर्तें अब सिर्फ आधिकारिक औपचारिकताएं रह गई थीं। मुझे यह सोचकर अजीब सा सुकून मिला कि मां ने यह सब केवल पैसे के लिए नहीं किया था, बल्कि यह मेरे लिए एक परीक्षा थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें जवाब देने के लिए समय और समझ दोनों चाहिए थे। अब मुझे महसूस हुआ कि मैं उस समय परीक्षा में पास हो गया हूं। एक सुबह वकील ने फोन किया और कहा कि अब मैं पूरी राशि तक पहुंच सकता हूं। लेकिन अजीब बात यह थी कि दिल में कोई उत्तेजना नहीं थी। पहले शायद मैं दौड़ पड़ता, योजनाएं बनाता, लेकिन अब मैं शांत था। पैसा अब कोई लक्ष्य नहीं था, बल्कि साधन बन चुका था, जिंदगी को सहज रखने का साधन। मैंने ऑफिस में अपने कर्मचारियों के साथ बैठक की। पहले मैं शायद उनसे केवल रिपोर्ट लेता, अब मैं उन्हें सुनता भी था। उनके विचारों में मैं नई दिशा ढूंढता था, और यह महसूस हुआ कि केवल अनुभव ही व्यक्ति को नेतृत्व दे सकता है, पैसा नहीं। अंजलि की याद कभी कभी आती थी, लेकिन अब वह कोई दर्द नहीं थी, बस एक कहानी जिसने मुझे सिखाया कि हर रिश्ते का अपना समय होता है, और हर रिश्ते में भरोसा केवल तब तक काम करता है जब दोनों पक्ष ईमानदार हों। मैंने वह सबक सीखा था, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा सबक होता है। मां की विरासत ने मुझे सुरक्षा दी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने मुझे आत्मनिर्भर बनाया। अब मैं किसी संकट से डरता नहीं था। अगर कोई मुश्किल आती, तो मैं समझदारी से उसका सामना करता। पहले मैं शायद भावनाओं में फंस जाता, अब फैसले समझ से लेता। एक शाम मैंने फिर से उस पुराने घर की बालकनी में खड़े होकर बारिश को देखा। अब बारिश मुझे डराती नहीं थी, बल्कि वह याद दिलाती थी कि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, और स्थायित्व सिर्फ हमारे भीतर होता है, हमारे निर्णयों और समझ का। मुझे एहसास हुआ कि मां की सबसे बड़ी विरासत केवल पैसा नहीं था, वह थी धैर्य, समझदारी और अपने आप पर भरोसा। यह सबक मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। और शायद यही असली शिक्षा है। जब जीवन आपको सब कुछ छीन ले, तब भी अगर आप खुद के पास हैं, तो आप कभी हारते नहीं।